Good morning, students. Today we are going to close our chapter number 4, indifference curve. We have completed almost all the concept of indifference curve. Some concept are remaining here. So today we will continue the remaining concept. तो यहाँ पे पहला पॉइंट है जो बाकी बचा उसमें से पहला है प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज क्या है इंडिफरेंस कर्व की? कई बार हमें क्वेश्चंस आता है तो बहुत डीपली नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा हम इसको समझेंगे कि होता क्या है प्रॉपर्टीज. तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो आईसी स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है. जैसे कि हमने अब तक आईसी के बारे में रीड किया है कि आईसी का स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड की तरफ, अप से नीचे की तरफ वो क्या करता है, डाउन. तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है हमेशा. ठीक है. रीजन क्या है बेटे? बिकॉज कंज्यूमर हैज मोनोटोनिक प्रेफरेंस. कंज्यूमर क्या चाहता है, ज्यादा से ज्यादा परचेज करना चाहता है, चाहे वो एक्स गुड की बात कर रहे हो या फिर वाई गुड की बात कर रहे हो. एंड कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स इज इनवर्सली रिलेटेड टू द आईसी, यानी कि इंडिफरेंस कर्व मस्ट हैव नेगेटिव स्लोप. हमें पता है कि दो गुड्स पे उसने पैसा खर्च करना है, राइट? गुड्स एक्स हो या फिर गुड वाई हो. तो जब दो चीजों के ऊपर पैसा खर्च करता है तो उनके बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्सली रिलेशन है. अगर x को बढ़ाएगा तो y को डिक्लाइन करना पड़ेगा, अगर y को बढ़ाएगा तो x को डिक्लाइन करना पड़ेगा. ठीक है. इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है, यानी कि नेगेटिव स्लोप ही हमें मिलेगा. नेगेटिव स्लोप ही हमेशा यहाँ पे तैयार होता है जब किसी भी दो चीजों के बीच में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है. ठीक है. तो कंज्यूमर की सोच जो होती है वो इस तरह की है कि कंज्यूमर वांट टू हैव मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स, यानी कि एक अगर कोई चीज को ज्यादा लेना चाहता है, ही विल हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ गुड वाई. तो उसको वाई को जो है वो कम करना पड़ेगा, तभी वो क्या कर सकता है, अनदर गुड को परचेज कर सकता है. ठीक है. सो ये ऐसा क्यों किया जाता है कि हम एक को परचेज करने के लिए, एडिशन करने के लिए दूसरे को डिक्लाइन करते हैं, ताकि जो सेटिस्फेक्शन लेवल है इट इज रिमेन सेम, नो चेंज इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन. तो कोई भी अगर हम कॉम्बिनेशन चूज करें तो सबसे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिले, राइट? हमने ये रीड कर लिया है ना. तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो स्लोप है, एक चीज को छोड़ना और दूसरी को एक्सेप्ट करना, इसी वजह से हमारा क्या होता है, आईसी स्लोप डाउनवर्ड बनता है. क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, आईसी जो होता है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, हमेशा कनकेव नहीं बनेगा, ये हमेशा कन्वेक्स होता है ओरिजिन के साथ में. ठीक है. ये ओरिजिन है, ओरिजिन की साइड से अगर देखें तो ये कैसा दिखता है हमें, कर्व ये कॉन्वेक्स नजर आता है. तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है बेटे कि द क्वांटिटी ऑफ वन गुड इंक्रीज अगर कोई कंज्यूमर करता है तो उससे क्या होता है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस है, एमआरएस, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमआरएस, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. हमने किया था कि सब्स्टिट्यूट अगर एक के बदले में दूसरा कोई वो लेना चाहता है तो वो उनकी रेशियो दिखाता है, क्या, एमआरएस. ठीक है. क्या फॉर्मूला था इसका बेटे, चेंज वाई अपॉन चेंज एक्स, तो उससे हमें एमआरएस मिलता है. तो अगर कोई कंज्यूमर कोई एक चीज को इंक्रीज कर रहा है तो जो एमआरएस है बेटे वो डिक्लाइन हो जाता है. ठीक है. लास्ट एग्जाम्पल में हमने किया था कि एक एग्जाम्पल ली थी जिसमें एमआरएस पहले 4:1 था, फिर 3:1, फिर 2:1, फिर 1:1 रह गया. एवरी आइटम with the addition of good x the MRS is declined. तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम हो रहा था. ठीक है. तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, डिक्लाइन होता है. इसको और क्या कहते हैं, एमआरएस को स्लोप ऑफ आईसी. ये आगे जाके आपको जरूरत पड़ेगी, एमआरएस को याद रखना है. इसका दूसरा नेम क्या है, स्लोप ऑफ आईसी. इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ही क्या होता है, एमआरएस ही होता है. ठीक है. तो इसके सामने हम लिख देते हैं एमआरएस एक्स वाई. नीचे हम एक्स वाई लिख रहे हैं क्योंकि दो अगर हम आइटम खरीद रहे हैं तो एक्स वाई ही होता है. एक चीज बेटे ध्यान रखना कि जब आईसी बना रहे हैं तो यहाँ पे दो गुड्स को परचेज करना बहुत जरूरी है. हम ये नहीं कह सकते कि या तो वो एक्स ले रहा है, सारा अपना बजट एक्स पे लगा रहा है, या वो सारा बजट वाई पे लगा रहा है. नहीं, वो बजट को दिखाने के लिए हमने वो कंसेप्ट किया था कि अगर वो बजट ऐसा कर रहा है. लेकिन अगर आईसी की बात करते हैं तो आईसी जो होता है उसको कॉम्बिनेशन है दो गुड्स का. आईसी का मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन खरीदता है, बंडल खरीदता है पूरा दो गुड्स का, तो दोनों गुड्स आनी चाहिए उसमें, चाहे वो कम क्वांटिटी खरीदे एक की और दूसरे की ज्यादा. इतना भी याद रखना है आपको. तीसरी प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, हायर आईसी शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. यहाँ पे मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है उसमें मैंने तीन तरह के आईसी कर्व ड्रॉ किए हैं, वन कर्व, IC1, IC2 एंड IC3. इसका मतलब क्या होता है, ये डिफरेंट कर्व क्यों ड्रॉ करते हैं, हम तो आइटम दो लेते हैं उसके हिसाब से एक ही कर्व ड्रॉ होता है. ये होता है, डिपेंड करता है हमारे कंज्यूमर की इनकम के ऊपर, डिपेंड ऑन द इनकम. अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बेटे इंक्रीज हो जाती है, अगर
इनकम इंक्रीज हो जाती है तो उसकी परचेजिंग पावर भी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि वो चीज़ जो परचेज करना चाहता है वो अब ज़्यादा गुड्स भी तो परचेज कर सकता है, बिकॉज ही हैव सफिशिएंट मनी टू परचेज बोथ द आइटम्स। तो उसके पास इनफ मनी, काफ़ी है अब तो मनी, क्योंकि उसकी इनकम इंक्रीज हो गई है, तो ही वांट टू स्पेंड मोर, ठीक है, टू परचेज बोथ द आइटम। तो वो ज़्यादा खर्च करना चाहेगा। इनकम बढ़ गई तो पहले हमने यहाँ पे था आईसी, लेकिन इनकम बढ़ने से क्या हो गया, वो अपनी डिजायर्स को बढ़ा लेता है। जहाँ पे पहले वो इतना क्वांटिटी ले रहा था, सपोज करो ए पॉइंट है ए और बी, तो इसमें क्वांटिटी इतनी ले रहा था, यहाँ पे भी क्वांटिटी ये ले रहा था क्वांटिटी डैश, तो अब हमारा जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम क्या होगी, बढ़ गई है, तो हम आगे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि कोई भी एक क्वांटिटी वो ज़्यादा खरीद रहा है जिसपे उसे ज़्यादा टेस्ट, ज़्यादा प्रेफरेंसेस होगी, राइट। तो इस चीज़ को हम क्या दिखा सकते हैं, हायर। जितना बड़ा आईसी होगा, आगे की तरफ होगा, उतना ही क्या होगा बेटे, उसको सेटिस्फेक्शन जो होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑल्सो राइजेस हियर, तो जो लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑल्सो राइजेस, राइट। ये आपको फोकस करना है इन चीजों की प्रॉपर्टी के लिए। बेटे जो नंबर ऑफ आईसी हम ड्रॉ करते हैं, इसको एक अनदर नेम से भी हम बुलाते हैं, जैसे कि जो हमने कलेक्शन करी है, अ कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस करो, 1 2 3 4 जितनी भी हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको और क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप बोला जाता है। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स उसको, इंडिफरेंस मैप, राइट। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए 3 नंबर में इंडिफरेंस मैप क्या है, तो जो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हम डायग्राम में शो कर रहे हैं 1 2 3 या 4 आईसी ड्रॉ करने पे, उसी को बोलते हैं हम क्या, उसी को हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बोलते हैं। अब ये हायर लेवल ही क्यों बोला जाता है, देखो बेटे यहाँ पे हमने दिखाया है ना कि पहले क्वांटिटी इतनी ली जाती है, अब उसने वाई की क्वांटिटी को डिक्रीज तो करा ही नहीं है, सीधा ही उसने क्या कर लिया, परचेजिंग कर ली अदर क्वांटिटी। वाई उसके अकॉर्डिंगली पहले वो खरीद रहा था ज्यादा, लेकिन उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, गुड एक्स को खरीदने की। तो इनकम जैसे ही बढ़ी, फटाफट उसने और आइटम किसकी खरीद ली, क्यू से Q1 तक खरीदना शुरू कर दिया। किस चीज को, एक्स गुड को। क्यों? बिकॉज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज इंक्रीज। तो क्या हो गया, इसको हायर लेवल बोलते हैं कि उसने डिक्रीज भी नहीं करा और चीजों को ज्यादा खरीद लिया। तो ये क्या हो गया, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना आईसी आगे की तरफ बढ़ेगा, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगा, राइट बेटे। आगे आता है, इसकी प्रॉपर्टी है आईसी डोंट टच एंड इंटरसेक्ट ईच अदर। मैंने अभी आपको समझाया था कि जो आईसी है वो आपका कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, यानी कि बोथ द गुड्स जो है उसको परचेज करनी पड़ेगी। हम आईसी कैसे ड्रॉ करते हैं, इस तरह से। तो अगर इस तरह से ड्रॉ किया जाता है आईसी, चाहे वो गुड एक्स है वाई है, यहाँ पे हम फिर से लिख रहे हैं गुड एक्स और इस साइड में गुड वाई। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद में रखना है। कई बार आपको 1 वर्ड्स में भी आ जाता है ना कि एमसीक्यू में कि आईसी टच द एक्स एक्सिस या आईसी टच द वाई एक्सिस, क्लियर दिस स्टेटमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि ये टच नहीं करता। अगर आप टच करवाते हो तो इसका मतलब ये हो गया कि वो सारी की सारी वाई की यूनिट ले रहा है और एक्स की यूनिट ले ही नहीं रहा, क्योंकि एक्स उस टाइम क्या है, वो जीरो पे पॉइंट पे ले रहा है। अगर इस तरह का आईसी है तो इट मीन्स वो सारी की सारी एक्स की यूनिट ले रहा है, क्योंकि एक्स को टच कर रहा है। यहाँ पे 30 40 कुछ भी हो सकता है, और वाई तो उसने लिया ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सारी यूनिट एक ही आइटम के लिए ले रहा है, इनकी कमोडिटी पे खर्च कर रहा है अपने सारे पैसे। बट हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। जितना भी कंज्यूमर के पास बजट होगा, हाँ, बजट सेट अगर आप बनाते हो ना, लाइन ड्रॉ करते हो, तो उसमें हम ये चीज अजम्पशन ले लेते हैं कि अगर सारा पैसा इस पे खर्च करें, बट हमने आईसी भी तो लिया ना साथ में कंसेप्ट। तो आईसी पे एक चीज नहीं लेंगे, यहाँ पे कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो आईसी का मतलब ही ये है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो इट मीन्स 2 गुड्स जो है वो डेफिनेटली होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये जरूरी है। तो इट मीन्स कि ना तो आईसी हमारा एक्स एक्सिस को टच करता है, ना फिर वाई एक्सिस को टच करता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉपर्टी है कि आईसी डोंट टच किसको, एंड इंटरसेक्ट ईच अदर। या तो वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, ये तो हम बाद में चलते हैं। तो डोंट टच द एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस को भी टच नहीं करेगा और वाई एक्सिस को भी टच नहीं करेगा। क्लियर है बेटे। एक साथ में हमने ये पॉइंट लिया है इंटरसेक्टेड ईच अदर। ईच अदर मतलब हम ऊपर बना रहे थे 2 तरह के या 3 तरह के आईसी। अगर हम आईसी को इस तरह से मैं बना रही हूँ, आईसी 1 और आईसी 2, पहले तो मैंने ड्रॉ किया था, लुक एट द पॉइंट, कि हमने आगे बढ़ता हुआ आगे की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, राइट वर्ड जा रहा है हमारा आईसी। जब हमने नंबर ऑफ आइटम यानी कि
कर्व्स बनाए थे, आईसी का सेट बनाया था जिसको इंडिफरेंस मैप कहते हैं। बट यहाँ पे जो मैप बना रही हूँ इसमें आईसी जो है दूसरे आईसी के साथ कट कर रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये प्रॉपर्टी हमारी वेरी क्लियर है कि इट डजंट कट ईच अदर, तो इट डोंट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी कि ये कट नहीं कर सकता। अगर ऐसा कंसेप्ट आप ड्रॉ कर रहे हो इट मीन्स ये रॉन्ग है। कैसे? जैसे कि हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, आपको इतना तो रिमाइंड है कि अगर हम कोई भी कॉम्बिनेशन लेंगे आईसी के ऊपर तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो बराबर होती है एक कंज्यूमर के लिए, राइट? क्लियर है ना? तो हम यहाँ पे पहले आईसी ले रहे हैं। आईसी में 2 पॉइंट ले रही हूँ, एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले रही हूँ ए, तो एक पॉइंट आईसी का हम यहाँ पे ले रहे हैं बी, राइट? इनका नाम रख दिया मैंने बी। इसी तरह से एक आईसी हमारा IC2 है। क्लियर? तो IC2 पे भी हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक तो पॉइंट ए जो पहले लिखा हुआ है और एक मैं ले लेती हूँ पॉइंट सी, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब हमारी बात आती है कि जो पॉइंट IC1 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, तो IC1 उसमें कौन से 2 पॉइंट लिए हैं बेटे? ए, और क्या लिया है? बी। तो ये दोनों बराबर है सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंगली? यस। तो आप बोलोगे मैम यस ये बराबर है सेटिस्फेक्शन, क्योंकि हम यही पढ़ते आ रहे हैं अब तक कि जो एक ही कर्व पे आने वाले जितने भी पॉइंट है ए बी सी डी ई, जितने भी इस कर्व के ऊपर आएंगे वो सारे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे एक कंज्यूमर को। लेकिन अगर आईसी दूसरा आ जाएगा तो उसकी क्या ऊपर हो जाएगा? अब तो वो आईसी बिल्कुल हायर है, फिर तो सेटिस्फेक्शन भी क्या हो जाएगी? सेम ही रहेगी, वो हायर हो जाएगी, जैसे कि हमने ऊपर मेंशन किया था, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब ऊपर भी नहीं, तो कट कर रहा है, तो हम कैसे क्लियर करके बताएंगे इनको कि ये पॉसिबल नहीं है, ये हमें सेम सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है। अब हम लेते हैं IC2 की बात करते हैं। ये IC2 है, ध्यान से देखो, इस पे कौन कौन से 2 पॉइंट आ रहे हैं? ए और सी। तो IC2 पे मैंने लिख दिया ए और सी, दोनों जो है क्या करेंगे? सेम सेटिस्फैक्शन देंगे। ये भी क्लियर है। तो ये तो हो गया, अलग अलग हमने चेकआउट कर लिया। IC1 पे 2 पॉइंट है, IC2 पे 2 पॉइंट है, ठीक है। तो इट मीन्स अगर वो बराबर हैं तो सारे के सारे पॉइंट हमें सेम सेटिस्फेक्शन देने चाहिए, क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, सेम हमें सेटिस्फेक्शन नहीं देते। कैसे? ई और बी आपने नोटिस किया, तो क्या हमारे सामने जो ए बी के इक्वल टू है, ये हम स्पेशली यहाँ पे लिख रहे हैं, ए किसके इक्वल टू है? बी के, और ए किसके इक्वल टू है? सी के। तो इट मीन्स ये ए बी के इक्वल टू है, ए सी के इक्वल टू भी है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी भी सी के इक्वल टू है? क्योंकि वो ए जो है बी इसके इक्वल टू है, तो सी भी ए के इक्वल टू है, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के इक्वल टू ही हुए ना फिर, जनरल अगर हम लैंग्वेज में देखें तो। बट एक्चुअल में क्या ऐसा है हमारे डायग्राम के अंदर? नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बी है, ये जो IC1 के ऊपर आता है, ये तो हमें दे रहा है सपोज कर लो 20 यूनिट एक्स गुड के। लेकिन यहाँ पे क्या है? IC, ये C यहाँ पे आ रहा है, वो कौन से कर्व के ऊपर आ रहा है? IC2 के ऊपर आ रहा है, तो वो हमें दे रहा है 30 यूनिट्स की। ये 30 ले लेते हैं, यहाँ पे 20 ले लेते हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये तो हायर सेटिस्फेक्शन होगी, यहाँ पे तो बराबर ही नहीं हुए। बी एंड सी जो है वो बराबर होने चाहिए थे, बट यहाँ पे बराबर नहीं हुए। तो इट मीन्स कि कोई भी एक जो आईसी कर्व है दूसरे को कट करके नहीं जा सकता, हाँ उसके ऊपर बन सकता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से इन डिफरेंट मैप बन सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो वो आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ही दिखाएंगे, बट कट करके नहीं जा सकते। अगर कट करके जाते हैं इट मीन्स वो एक ही हैं और एक ही लेवल के ऊपर हैं, तो वो उनको सेम सेटिस्फेक्शन देना चाहिए, जो कि एक्चुअल में नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट है, सो बेटे आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक रह गया, जो कि हमारा मेन पॉइंट है और जिसको करने के लिए हमने पूरा कंसेप्ट किया है। जितने भी 4 वीडियोस में हम करते आ रहे हैं, आज हमारा 4th वीडियो है इस चैप्टर का, तो उस चारों चैप्टर 4th वीडियो में तक हमने जो भी पोर्शन किया है वो सिर्फ इस डायग्राम को समझने के लिए किया है, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए किया है, क्योंकि हमारे चैप्टर का बेस है। ये चैप्टर का नेम क्या है? इंडिफरेंस कर्व। तो ऊपर क्या लिखा है हमने चैप्टर के? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। किसके थ्रू? इंडिफरेंस कर्व के थ्रू। लास्ट चैप्टर हमने रीड किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस, लेकिन इस बार वीडियो में हम क्या कर रहे हैं 4th चैप्टर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व। तो इसी को करने के लिए हमने इतना कंसेप्ट समझा है, बजट लाइन भी समझे और साथ में आईसी भी समझा। अब हम करते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, कंज्यूमर कहाँ पे स्टॉप करेगा चीजों को खरीदना, तो हमें कैसे समझ में आएगा। ये है हमारी बजट की लाइन। बजट लाइन मतलब जैसे हमने अभी तक कर लिया कि बजट लाइन क्या है, ये 30 हमने यहाँ पे टच किया, यानी कि या तो वो 30 रुपये यहाँ पे खर्च कर रहा है,
टोटल उसके पास हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, कंज्यूमर की इनकम 60 रुपये है, ठीक है। पी एक्स जो है यानी कि ये गुड एक्स है, तो गुड एक्स का रेट कितना है 2 रुपये, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ 2 रुपीज़, और यहाँ पे गुड क्या है वाई ले रहे हैं, और गुड वाई का रेट कितना है 1 रुपीज़, ठीक है। हमें क्लियर होता रहेगा जब हम डायग्राम को रीड करेंगे। तो यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई 2 तो भी 60 रुपये खर्च हो गए, या फिर वो 60 के 60 यहाँ खर्च कर देगा, 60 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कौन सी लाइन बन गई हमारी प्राइस लाइन। इसको और क्या बोलते हैं बजट लाइन। क्या कहलाता है ये, ऊपर हम मेंशन करेंगे, या तो इसको हम बजट लाइन भी कहते हैं या फिर क्या कहते हैं प्राइस लाइन, प्राइस लाइन। चलो ठीक है, उसके साथ ही हमने ये आईसी कर्व ड्रॉ किया, जहां पे हमारा आईसी टच करेगा हमारी बजट लाइन को, बस वहीं पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैंड कर जाएगा, वहीं पे कंज्यूमर स्टॉप करेगा परचेजिंग करना, ठीक है। उतने यूनिट्स वो दोनों गुड्स का कॉम्बिनेशन को चूज कर लेता है, राइट। जैसे कि यहाँ पे 30 और यहाँ पे कितना आ रहा है बेटे 15, इस पॉइंट के ऊपर उसके टोटल 60 रुपीज़ का बजट जो है वो कवर भी हो जाता है, और ये जो हमारा दिख रहा है आपको टेंजेंट यानी कि आईसी जो कन्वेक्स बना हुआ है वो बजट लाइन को टच भी कर रहा है। 30 का रेट हमारा 30 है, 15 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 30, तो 30 रुपये यहाँ पे खर्च करिए, 30 यहाँ पे खर्च करिए, टोटल उसका 60 रुपीज़ क्या हो जाएगा बजट खर्च हो जाएगा। कॉम्बिनेशन क्या लिया 15 30, तो ये उसका कॉम्बिनेशन है, यानी कि X1 और Y1 दोनों गुड्स का कितना ले रहा है X और Y गुड का कॉम्बिनेशन, तो हम लेंगे 15 यूनिट इसके और 30 यूनिट्स इसके, ये हो गया इसका कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पे हम इसको क्या लिखते हैं ई मतलब इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, इसका एक फॉर्मूला है। इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पे आपकी प्राइस लाइन आपकी आईसी के स्लोप के साथ टच कर जाती है। मैंने आपको बोला था एमआरएस को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ आईसी। अभी आपको लास्ट पेज पे हमने किया था, उसमें मैंने बोला था कि आपके माइंड में रखना है। स्लोप ऑफ आईसी क्या होता है एमआरएस। तो एमआरएस जो होता है अगर प्राइस लाइन के इक्वल टू आ जाए, प्राइस लाइन किसको कहते हैं, जो मैंने ऊपर लिखा है ये प्राइस लाइन है। तो प्राइस लाइन का मतलब क्या हो गया पी एक्स अपॉन पी वाई। जब पी एक्स अपॉन पी वाई हमारे एमआरएस के इक्वल टू हो जाएगी तो क्या होता है हमारे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे हम यहाँ पे आगे आगे चलते जाएंगे ना, तो यहाँ पे एमआरएस यानी कि चेंज वाई अपॉन चेंज एक्स जो है वो कितना रह जाएगा 2/1 रह जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या है, क्योंकि हमने सारे लेवल्स अभी लिए नहीं है, 2/1 रह जाएगा। प्राइस हमारा क्या है यहाँ पे 2 और 1, तो ऑटोमेटिकली जब 2/1 रह जाएगा तब हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इतना डिटेल हमें एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, हम पहले सारा टॉपिक कर चुके हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपको इतना लिखना है एमआरएस इक्वल टू px अपॉन py। दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे, सिंपल हम डायग्राम में लिखेंगे कि जब PRS इक्वल टू px अपॉन py हो जाता है तो क्या हो जाता है हमारा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम स्टैंड हो जाता है, राइट। एक चीज। अब दूसरा क्या है, यहाँ पे ये आप आईसी देख रहे हो, ठीक है। ये आईसी जो है नीचे की तरफ जाता है तो आपको समझ में आता है कि एमआरएस डिक्लाइन करता है। यस, क्यों, क्योंकि हमने किया था कि जब कोई कंज्यूमर एक जैसे यहाँ पे है ए पॉइंट पे, लेकिन वो धीरे 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 एक्स की यूनिट को बढ़ा रहा है और इसकी यूनिट को कम कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं चेंज वाई अपॉन चेंज एक्स। तो वो क्या होता है हमेशा गिरना शुरू हो जाता है, डिक्लाइन 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 और डिक्लाइन, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं ना एमआरएस क्या होता है डिक्लाइन, और एमआरएस डिक्लाइन होता है इसीलिए इसका स्लोप जो है वो क्या बन जाता है कॉन्वेक्स बनता है। ये भी हमने कर लिया, ये किसी प्रॉपर्टी में हमने रीड किया इसकी, राइट। अब एक कंसेप्ट कई बार आपको आ जाता है वो हम करेंगे, वो भी इसके साथ ही है बेटे, पूरा डायग्राम्स में हमने लिखना है कि यहाँ पे तो हो गया एमआरएस इक्वल टू, ठीक है। लेकिन अगर आपका कंज्यूमर जो है इक्वल में नहीं है, इक्वल में नहीं है मतलब कि अगर उसका आईसी जो है, हम यहाँ पे लेते हैं एक और आईसी, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ ये वाला। अगर कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में नहीं है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, या फिर वो किस में होगा, या तो ये कंडीशन होगी कि एमआरएस जो है वो ज़्यादा है, या फिर क्या होगा एमआरएस कम है। यहाँ पे हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे हमने ई लिया है, यहाँ पे मैं ले रही हूँ ए, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ जहाँ पे कट करता है हमारा फिर से बजट लाइन के टच में आता है बी, क्योंकि हमने ये बोला कि टच होना चाहिए हमारा आईसी बजट लाइन को, तो परसेंट हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन इन 2 पॉइंट पे भी तो टच हो रहा है। मैंने यहाँ पे अगर बजट लाइन बना दी, बजाय कि इसको इस तरह से बनाने से मैंने नीचे से बना दी, ठीक है, बजट लाइन के नीचे से मैंने ड्रॉ करी है, ये ए पॉइंट है यहाँ पे बी, तो कहने को तो यहाँ पे भी हमारा इक्विलिब्रियम में आना चाहिए, बट ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों नहीं है इसको हम समझते हैं अच्छे से।
अगर हमारा ए पॉइंट काउंट कर रहे हैं तो ए पॉइंट पे हमारा MRS ग्रेटर देन है PX PY के, राइट। अगर हम बी की बात कर रहे हैं तो बी में MRS हमारा क्या है, लेस देन है, किससे, प्राइस लाइन से। अब प्राइस लाइन तो हो गई हमें प्रॉपरली क्लियर कि ये तो सेम ही रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं है, राइट। बेटे इस डायग्राम को हम प्रॉपरली फोकस कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, ए और बी पॉइंट, ये हम ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे MRS हमारा ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि मैंने आपको बार बार समझाया है कि MRS शुरू में ज़्यादा होता है, उसके बाद धीरे 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 कम होता है। हम यही किया था, चाहे वो ये वाला है चाहे ये वाला IC है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है MRS, उसके बाद धीरे 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 कम होता है। क्योंकि जैसे जैसे हम एक गुड्स को बढ़ाते हैं दूसरी को कम करते हैं, तो MRS उसका फॉर्मूला लगा कि क्या होता है, हमेशा कम ही होता है, डिक्लाइन करता है। इसीलिए अगर हम इस पॉइंट पे है, ये तो हो रहा है बराबर। अगर हम ऊपर की तरफ हैं तो यहाँ पे MRS हमारा क्या है, ग्रेटर देन है। तो हम यहाँ पे बात तो ये कर रहे हैं कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की। तो अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, कंज्यूमर यहाँ पे भी हो सकता है, MRS ज़्यादा हो सकता है, कई बार MRS कम हो सकता है, तो फिर हमारा इतना चैप्टर रीड करने का मतलब क्या है? यानी कि ये तो ये हो गया ना कि या तो बराबर होगा मैम, या तो फिर ज़्यादा होगा, या फिर कम होगा। आपके यही क्वेश्चन है ना। तो नहीं, अगर हमारी सिचुएशन इस तरह से है, अगर कंज्यूमर यस बेटा, कि अगर हमारा MRS जो है वो ज़्यादा है तो क्या करेंगे, जो हमारा कंज्यूमर है इसको कहीं ना कहीं तो बराबर आना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे कैसे आएगा वो बराबर? जब भी कोई चीज़ हमारी MRS ज़्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहुँच जाएगा। कैसे? कंज्यूमर की जो सोच होती है वो कैसे होती है कि मैंने ज़्यादा खरीदना है, तो वो पहले क्या कर रहा था, Y की गुड्स ज़्यादा ले रहा था, राइट। लेकिन जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है, हमेशा, ये हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, डिक्लाइन होती जाती है। यस, उसे मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। तो अगर उसका मन भर गया, अब चीज़ों से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो खत्म होगी, धीरे धीरे उसने बहुत आइटम खरीद ली Y की, तो वो क्या करेगा, उसे बोर होने लग जाता है। तो वो क्या करता है कि उसकी आइटम्स को कम परचेज करना शुरू कर देगा। ऑटोमेटिकली जब वो परचेजिंग कम करना शुरू करेगा तो वो कहाँ पे आ जाएगा, तब तक उसकी जो है डाउन करेगा परचेजिंग Y की, जब तक वो MRS इक्वल टू PX PY के बराबर ना आ जाए। सिमिलर, अगर यहाँ पे MRS की बात कर रहे हैं हम लेस देन की, तो अगर MRS लेस देन है तो उस केस में भी क्या होता है, लेस देन कहाँ पे होगा, हमें पता है ऊपर तो हायर ही होता है, नीचे जाके लेस देन है, यानी कि B पॉइंट पे। तो अगर वो B पॉइंट पे है तो हमारा PX PY ज़्यादा है लेकिन MRS कम है, तो इस केस में क्या होगा, वो तब तक जो है परचेजिंग करेगा। यानी कि उसने अब तक क्या किया था, X की गुड्स ज़्यादा खरीदी थी, लेकिन अब वो क्या हो गया, X से जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो खत्म हो गई, यानी कि यूटिलिटी जो है वो कम हो जाती है, तो वह उसको परचेज नहीं करेगा। फिर क्या करेगा, Y को परचेज करने के लिए सोचेगा, यानी कि उसकी जो मेन डिज़ायर है वो किसके लिए भागती है, अब Y की तरफ भागना शुरू करती है। तो ऑटोमेटिकली एक लिमिट के बाद वो चीज़ को परचेज नहीं करेगा। तो वो यहाँ पे अगर वो है तो वो सोचेगा हायर, यानी कि ज़्यादा लेने के लिए। तो वो धीरे 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 तब तक अपनी परचेजिंग Y के लिए बढ़ाता रहेगा जब तक कि वो IC इक्वल टू ना हो जाए किसके, PX से। अब यहाँ तो वो इक्वल टू है नहीं, तो कहाँ गिनेंगे हम, यहाँ पे, कि वो परचेजिंग तब तक करेगा जब तक कि भी उसका जो है IC यानी कि बजट लाइन के बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस में आपको समझाना पड़ेगा, अगर आ जाए 2 नंबर में। वैसे अगर आपको नहीं आए तो आपको सिंपल ये वाली चीज़ आपको समझानी है और इतना बताना है, 2 पॉइंट देके कि ये ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है। ठीक है, अगर हम तीसरी एक ऑप्शन और ले लें कि अगर हमारा IC जो है यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, अगर मैं ड्रॉ कर दूँ इस तरह से कुछ बाहर की तरफ और बाहर कोई पॉइंट रख दूँ जिसका नाम मैं रखती हूँ H, तो फिर क्या होगा, ये तो बजट लाइन को टच ही नहीं कर रहा। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये जो IC है इसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, हमारे लिए नॉन अटेनेबल कंसेप्ट है। नॉन अटेनेबल का मतलब होता है कि जो हमारे बजट से बाहर है, ये बजट लाइन के ऊपर भी नहीं आ रहा, बजट लाइन के अंदर भी नहीं आ रहा, या तो अंदर आता हो भी उतने ही पैसे में हमारा काम चल जाए, या उसके बिल्कुल ऊपर आता हो, ये तो बाहर चला गया, यानी कि बजट लाइन से बाहर है, आउटसाइड पे है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों कंसेप्ट हमने किए हैं एक डायग्राम के अंदर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आपको अच्छे से इसको समझना है बेटे कि हमारा IC, क्योंकि ये एक मेन पॉइंट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसी करने के लिए हमने पूरा चैप्टर रीड किया है। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से फिर से आपने पढ़ना है, रिवाइज करना है। तो ये सारा हमारा इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक जो है बेटे आज खत्म हो गया।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। ठीक है बेटे, ओके।